जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब मजे में होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम गद्य साहित्य के इतिहास का शेष भाग समझते हैं कहानी से। आप का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, आपके इस पाठ्यक्रम का। इसको आप सुनते और समझते जाइए। इससे संबंधित 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, आप जानते हैं। लेखक और रचना, कहानियां, ये सब और कहानी, ये सब विधा क्या होती है, कहानी, उपन्यास, ये सब भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप बच्चों, सबसे पहले तो वीडियो को आप पूरा देखा करें। जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तब चीजें समझ पाएंगे। बीच बीच में कोई इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं या और सारी चीजें कैसे समझेंगे जब तक पूरा नहीं देखेंगे। तब प्रयास करें आप, समय निकाल कर, समय कम हो बच्चों तो वीडियो को स्पीड बढ़ाकर, लेकिन कंसंट्रेशन से फिर सुनिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। क्योंकि जब स्पीड में बढ़ाकर देखते हैं तब पूरे ध्यान से समझना पड़ता है, क्योंकि चीजें जल्दी जल्दी दिमाग के सामने, आंखों के सामने जाती रहती हैं। पूरे ध्यान से वीडियो को आप देख लीजिएगा, बस फास्ट मोड करके ध्यान से। और एक बात और बच्चों की, वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूरा मैटर मिलता रहे। और एग्जाम से पहले ही आपको सारा मैटर मिलेगा, प्लस संबंधित क्वेश्चन आंसर। लास्ट में हम इतना सारा क्वेश्चन के आंसर्स इतना प्रैक्टिस करा देंगे बच्चों कि आप पूरे मतलब एकदम कंसंट्रेशन, पूरे विश्वास के साथ आप परीक्षा में बैठेंगे, कॉपी लेंगे, पेपर उठाएंगे जब, फिर आपको समय नहीं मिलेगा कहीं इधर उधर अपना सर हिलाने। आप पेपर में जो भी देखेंगे आपको सब का पढ़ाया और याद किया हुआ मिलेगा, अगर निरंतर आप लगे रह गए और जिस तरह हम सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ने के लिए बता रहे हैं आप पढ़ते गए तो आइए बच्चों, अब हम इन वाक्यों के साथ आगे प्रारंभ करते हैं कहानी, और जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन होगा। तो आइए देखो बच्चों, कहानी है क्या, किस विधा का नाम है, ये क्या चीज है कहानी। तो कहानी का उद्देश्य क्या है। तो कहानी बच्चों का उद्देश्य एक क्षण में घनीभूत जीवन दृश्य का अंकन, अर्थात जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत कर देना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है। कहानी का मर्म होता है बच्चों, जीवन के किसी मार्मिक क्षण में जो संवेदित होकर उसे कलात्मक और रोचक ढंग से रूपायित करें या रूपांतरित करें, प्रदर्शित करें, दिखाएं। क्या चीज, जीवन के मार्मिक क्षण, दुखद क्षण या सुखी क्षण, संवेदनशील क्षण या कलात्मक क्षण, रोचक ढंग से इसको प्रस्तुत करें। कैसे? रोचक ढंग से प्रस्तुत करें। जीवन के किसी भी मार्मिक क्षण को कैसे संवेदित होकर और कलात्मक और रोचक ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाए, ये भी कहानी का उद्देश्य है। आगे बच्चों, जो हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी जो इंदुमती है बच्चों, किशोरी लाल गोस्वामी की द्वारा रचित है। और हिंदी कहानी जो सामाजिक चेतना और यथार्थ अर्थात सत्यता, वास्तविकता की अभिव्यक्ति अर्थात एक नई दिशा की ओर मुड़ी है। तो कब से मुड़ी है? 1935 से बच्चों। कब से मुड़ी है? 1935 से। आइए कहानी का अन्य जो विधा देख लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, यही सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, सामयिक कहानियां, दुलाई वाली बंग महिला। अब आप दुलाई वाली बंग महिला 3 से 4 बार अभी के अभी रिपीट करके देखिए। दुलाई वाली बंग महिला, दुलाई वाली रचना कहानी बंग महिला ने लिखा है, दुलाई वाली कहानी है, और जिसको बंग महिला ने लिखा है, दुलाई वाली बंग महिला। इस तरह से 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल ने लिया। श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास उनको मिला था, और रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय ले लिया, है ना। ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, अब इससे आपको दिमाग में बैठ गया कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय लिखा है। बस उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, अब इसको 3 से 4 बार रिपीट कर लीजिए। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। इस प्रकार से आप कई बार कई तरीके से रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट करके देखिए, निरंतर 2 से 4 दिन रिपीट करेंगे, फिर बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। ये चीजें बच्चों फैक्चुअल है, ये फैक्ट है, इसमें समझने वाली चीज नहीं। आप समझ के फिर अगर इसको छोड़ दिए कि हाँ हमको तो पता चल गया, ये भूल जाएंगे। इसको बार बार, फैक्चुअल चीजें जो भी होती है उसको बार बार रिपीटिशन से ही याद होता है। जितनी बार रिवीजन बच्चों, सफलता का मंत्र ही है रिवीजन। सफलता का दूसरा नाम रिवीजन है बच्चों। आप जितने भी सफल व्यक्ति को सुनेंगे, यहाँ तक IAS ऑफिसर तक जो बन गए हैं ना बच्चों, उन्होंने भी रिवीजन को ही प्राथमिकता दी है। 100 किताबों को नहीं पढ़ा, 10 किताबों को नहीं पढ़ा, एक ही किताब को पढ़ा, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम 1000 बार रिवीजन कर डाला है।
तो रिवीजन को मोस्ट प्राथमिकता दीजिए बच्चों। तो देखिए अब आगे बढ़िए और प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में समझ लीजिए कि इनकी कहानियां क्या है। सब कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा शतरंज के खिलाड़ी किसका है या कौन सी विधा है, तो कहानी है, और किसका है तो प्रेमचंद जी का है। कफन, पंच परमेश्वर, ये देखिए मंत्र, ईदगाह आदि ये सब। और प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में देख लीजिए, आकाशद्वीप पुरस्कार, ममता, मधुआ और चित्र मंदिर और गुंडा। ये सब बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट्टा मारिए, अभी से कॉपी में उतारिए। हम जो कह रहे हैं जितना उसको कॉपी में उतारते जाइए। हमने जितना भी गद्य साहित्य पढ़ाया है, जहां जहां ऐसे गोला लगा रहे हैं या उतारने के लिए बोले हैं, या आपको स्वयं से लगे कि ये महत्वपूर्ण है, पढ़ रहे हैं आपको स्वयं से लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है, इलावा इसको कॉपी वीडियो रोककर उसको कॉपी में उतारते जाइए। ये अपनाते जाइए बच्चों, तभी तो आप 90+ मार्क ले पाएंगे। आप अपने माता पिता को सोचे कितना प्रसन्न होंगे वो जिस दिन आप अच्छे अंकों से सफल होंगे। तो बताइए उनके चेहरे का जो चमक होगा खुशी का, वो कल्पना करके उन्हीं चमक को याद करते, उस चेहरे की खुशी को याद करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब दुनियादारी भूल जाइए, बस एग्जाम तो आने ही वाला, समझ लीजिए कि बस इस तरह तैयारी कीजिए बच्चों कि कल ही आपका एग्जाम है। इस तरह लग के पढ़िए। तो आइए बच्चों, इन कहानियों के अतिरिक्त यशपाल, ये देखिए अब ये आपने वो क्या कहते हैं प्रेमचंद और प्रसाद जी की कहानियों को देखा। अब देखिए यशपाल है, ज्ञानदान, अभिशप्त और उत्तराधिकारी, ये इनकी कहानियां यशपाल की कहानियां हैं। अब आइए बच्चों, इलाचंद जोशी, धूप रेखा, आहुति, दिवाली और होली। अब इसको रटना पड़ेगा। इलाचंद जोशी ने क्या क्या लिखा है, धूप रेखा, आहुति, दिवाली और होली। धूप रेखा क्या, आहुति कहाँ देते हैं, धूप में देते हैं, अर्थात अग्नि में देते हैं। दीपावली और होली के समय देते हैं, ऐसे याद कर लीजिए ना। इलाचंद जोशी ने आहुति दी दीपावली और होली की, होली में कब, धूप रेखा में आहुति दी, कब दी, दीपावली और होली में दी। किसने दी, इलाचंद जोशी ने दी। ऐसे ट्रिक से, ऐसे कुछ भी आप बना के दिमाग में, और जो बनाइए उसको कॉपी में ही बगल में उतारते जाइए बच्चों। जैसे आपने इलाचंद जोशी लिखा और ये लिख लिया धूप रेखा, आहुति और ये दीपावली और होली, आपने इसको लिख लिया, तो अब इसको क्या करिए, इसी बगल में से कॉर्नर पर लिख लीजिए इलाचंद जोशी ने आहुति दी थी किसको, कब, दीपावली और होली में। कहाँ, धूप और रेखा में। कहाँ पर, धूप रेखा में। अब वो जैसे आप रिवीजन करेंगे ना, 4 से 6 बार रिवीजन करेंगे, आप दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। अब आगे चलिए बच्चों, उपेंद्र नाथ, ये बहुत सटीक ट्रिक बता रहे हैं बच्चों आपको। उपेंद्र नाथ अस्क, पिंजरा, अंकुर और पलंग। पिंजरा, अंकुर, पलंग। अंकुर कहाँ रखा था, पिंजरे में रखा था। किसका था पिंजरा, उपेंद्र नाथ अस्क का था। वो अंकुर रखे हुए थे, और पिंजरा कहाँ रखे थे, पलंग पे रखे हुए थे। पिंजरे में अंकुर रखा और पिंजरे को पलंग पे रखा। किसने रखा, अस्क ने रखा, उपेंद्र नाथ अस्क। बस अब इसी को बार बार रिवीजन करते जाइए। उपेंद्र नाथ अस्क ने अंकुर बनवाया, अंकुरित चना रखा, या कहीं पर पिंजरे में अंकुरित चना रख दिया। ऐसे वाक्य बना लीजिए, बगल में से लिख लीजिए। कहाँ रखा, पलंग पे रखे हुए थे। हमने देखा उपेंद्र नाथ अस्क ने पिंजरे में अंकुर रखे थे। कोई अंकुर पिंजरे में रखता है, आश्चर्यचकित होकर इसको पढ़िए और उसके दिमाग में बैठ जाएगा। और वो पिंजरा कहाँ रखा था, पलंग पे रखा था। इस प्रकार से आगे देखिए बच्चों, विष्णु प्रभाकर। अब विष्णु प्रभाकर को ध्यान में रखिए। अब देखिए इनको आदि ने क्या, अंत, आदि और अंत। विष्णु प्रभाकर, आदि और अंत, मेरा वतन और आखिर क्यों, 3 रचनाएं लिखी हैं। विष्णु प्रभाकर आदि और अंत लिखे हैं, मेरा वतन लिखे हैं, आखिर क्यों लिखे हैं। तो आखिर क्यों लिखा, विष्णु प्रभाकर ने आखिर क्यों आदि और अंत लिखा। जब मेरा वतन ही है, मेरे वतन का कभी आदि अंत हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो आखिर क्यों लिखा, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। विष्णु प्रभाकर ने आदि और अंत आखिर क्यों लिखा, जब मेरा वतन है तब। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। अमृत राय, देखिए तिरंगे कफन, इतिहास, तिरंगे कफन और इतिहास। अमृत राय इतिहास की बात करते हैं कि कफन तिरंगे में लपेट के आता था शहीदों का। अमृत राय याद करिए। अब ऐसे अमृत राय हैं एक, जो इतिहास के बारे में लिखते हैं, इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि जो शहीदों के कफन होते थे तिरंगे में लिपट के आते थे, या शहीदों के कफन तिरंगे के बने होते थे। ऐसे आप किसी भी तरह से बच्चों आप अपने सिस्टम से याद कर दीजिए। ये हमारा अपना तरीका है, आपको इसे बता दे रहे हैं, आ रहा है दिमाग में पढ़ते पढ़ते तो आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आप अपने सिस्टम से कुछ ट्रिक जोड़ के, ये सब सारी चीजें जो होती है ना बच्चों, बार बार
तो आप रिवीजन करेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन आप हो सकता है बार बार रिवीजन ना कर पाए। तो जब ट्रिक जोड़े रहेंगे और रिवीजन भी ऐड करे रहेंगे तो फिर कौन मजाल क्या है कि कहीं पर कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। तो फिर देखिए, अब देखिए बच्चों, रागे राघव देवदासी समुद्र के फन। रागे राघव, रागे राघव देवदासी। रागे राघव के पास एक देवदासी थी, वो समुद्र में फन के समान थी। ऐसे, एक मिनट बच्चों, फन है या फेन है क्लियर करने पहले इसको। फन है, फेन है, ये देखिए, समुद्र के फेन के समान देवदासी थी किसकी? रागे राघव की। अब ऐसे ही आप बोल दीजिए, रागे राघव की देवदासी थी एक समुद्र की फेन के समान, सभी ऐसे कह लो कि रागे राघव की एक देवदासी थी जो समुद्र की फेन के समान उज्जवल थी, सफेद थी। बस हो गया, लो ट्रिक क्लियर हो गया। आप इसी बगल में ऐसे लिख लिए रागे राघव, और ऐसे बगल में लिखिए डैश मार के कि देवदासी समुद्र की फेन। अब वहीं पर ऐसे कॉर्नर में गोला बना के लिख लीजिए। गोला बनाइए अच्छे से बच्चों, थोड़ा लाइन छोड़ के आराम से गोला बनाइए और वहीं पर लिखिए रागे राघव की एक देवदासी थी समुद्र फेन के समान उज्जवल थी। बस हो गया, याद रहेगा, ये भूलेगा ही नहीं आपसे। भीष्म साहनी पहला पाठ, शोभा यात्रा डायन। भीष्म साहनी का पहला पाठ क्या था? शोभा यात्रा और डायन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, भीष्म साहनी, कितना सहेंगे साहनी, कितना सहेंगे साहनी। उनके पहले पाठ की ही शोभा यात्रा निकलने लगी डायन। उनके पहला ही पाठ डायन थी जिसका शोभा यात्रा निकलने लगी। उनका पहला पाठ था जो डायन थी जिसका शोभा यात्रा निकलने लगी। कितना सहन करेंगे? साहनी, साहनी। भीष्म साहनी ने डायन को की शोभा यात्रा निकाली अपने पहले ही पाठ में। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि भीष्म साहनी ने अपनी डायन की शोभा यात्रा निकाली, कसम अपने पहले ही पाठ में डायन की शोभा यात्रा निकाल दी। फिर आगे चलिए बच्चों, अमरकांत। ये याद करने का सिस्टम है और कुछ नहीं बेटा, कुछ भी इसको अलग अन्यथा ना लीजिएगा। बस इसको अब जैसे भी आ रहा हमारे दिमाग में, जो भी आ रहा है, बस हमको याद होना चाहिए। मेन उद्देश्य सिर्फ लर्न होना चाहिए, दिमाग में एग्जाम तक बना रहे। एग्जाम क्या, उसके बाद भी बना रहे बच्चों। कुहासा, मौत का नगर। देखिए बच्चों, कुहासा है और मौत का नगर है, अमरकांत का है। मौत का नगर कैसे हो सकता है? अमर है जब ऑलरेडी वो अमरकांत। कुहासा में मौत का नगर देख रहे हैं, कौन? अमरकांत। कुहासा, मौत का नगर। कुहासा, मौत का नगर। मौत के नगर में कुहासा छाया हुआ है। अमरकांत के नगर में, अमरकांत के मौत के नगर में कुहासा छाया हुआ है। मौत का नगर रहेगा तो चारों तरफ कुहासा, धुंधी और दुख भरी ऐसे छाया नहीं रहेगा बच्चों। तो बस वही दिमाग में डाल लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए। अमरकांत है जिनका मौत का नगर है, वहां पर कुहासा कुहासा चारों तरफ है। आगे चलिए बच्चों, संजीव। ये संजीव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सफरनामा इन्होंने लिखा है। प्रेत युक्त खोज, सॉरी बच्चों, खोज। प्रेत युक्ति और खोज। ये देखिए, ये किसका है? संजीव का है। संजीव कहाँ? अपने सफरनामे में चलते हैं तो देखते हैं प्रेत, और फिर युक्ति लगाते हैं इसकी खोज करने की। प्रेत युक्ति लगाते हैं खोज करने की। प्रेत युक्ति लगाते हैं किस चीज की? खोज करने की। ये कहाँ की प्रेत है, कैसे प्रेत है, कहाँ है? सफरनामा में इनको मिला। सफरनामा में प्रेत युक्ति की खोज करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। किस चीज का सफरनामा था? प्रेत युक्ति की खोज करना था इनको। किसको? संजीव को। संजीव कौन थे? संजीवनी बूटी कौन लाया था? हनुमान जी लेके आए थे। तो प्रेत युक्ति को कहाँ से निकल सकता है? आपको हनुमान जी को रटिए, देखिए प्रेत युक्ति निकल आएगा। और खोज भी उन्होंने की थी, किसकी? संजीवनी की। ऐसे दिमाग में दौड़ाइए चीजें, खूब दौड़ाइए। अब आइए मन्नू भंडारी को चलते हैं बच्चों। मन्नू भंडारी को, मैं हार गई, मन्नू भंडारी कहते हैं मैं हार गई, त्रिशंकु। ये सब क्या है बच्चों? कहानियां हैं, ध्यान रखिएगा, कैसी विधा है? कहानी है। तो मन्नू भंडारी कह रहे हैं, मन्नू भंडारी की त्रिशंकु अर्थात आप त्रिनेत्र से ले लीजिए, भोलानाथ से ले लीजिए। हे त्रिनेत्र, मैं हार गई। हे त्रिशंकु, त्रिशंकु के यहाँ पर बच्चों आप त्रिनेत्र अपने दिमाग में बैठाइए। त्रिनेत्र अर्थात भोलेनाथ। वो भोलेनाथ त्रिनेत्र से कहते हैं कि हे त्रिनेत्र, हे त्रिशंकु, मैं हार गई, मैं हार गई। ऐसे इस तरह से मैत्रेय पुष्पा बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें देख लीजिए, इसको उतार लीजिए कॉपी में। ललमनिया गोमा हस्ती है। मैत्रेय पुष्पा कहती हैं ललमनिया गोमा हस्ती है। ललमनिया से कहती है कौन? मैत्रेय पुष्पा, गोमा हस्ती है। ए गोमा, ए ललमनिया, गोमा हंस रही है।
ऐसे मैत्री पुष्पा कहती हैं। मैत्री पुष्पा कहती हैं कि ललमनिया गोमा हंसती है। अब याद कर लीजिए मैत्री पुष्पा की क्या है कहानी, कौन सी कहानी, ललमनिया और गोमा हंसती है, एकदम साफ साफ। आगे चलिए बच्चों, कृष्णा सोबती, ये सब इंपॉर्टेंट है। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती कह रही हैं कि चल सिक्का, जमाने का सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया। वहीं पर आप ऐसे लिख लीजिए, कृष्णा सोबती लिख लिए ना, वहीं बगल में लिख लीजिए कहती हैं कि सिक्का बदल गया। अब वही चीज याद रहेगा, कृष्णा सोबती कहती है सिक्का बदल गया। अब सिक्का बदल गया आपके दिमाग से उतरेगा नहीं बच्चों, उतार के दिखाइए हमको अपने दिमाग से, 4 बार रट लीजिए। कृष्णा सोबती कहती है कि सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया। अब जैसे आपको आपके एग्जाम में आ गया कृष्णा सोबती, या आ गया कि जैसे सिक्का बदल गया किसका है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कृष्णा सोबती कहती थी कि सिक्का बदल गया। पट तुरंत टप से आप आंसर पे क्लिक करेंगे, और आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि सिक्का बदल गया, कौन कहता था, कृष्णा सोबती कहती थी। बच्चों ये डिपेंड करता है आपके रिवीजन पे, ये भी बात है। आप जैसा कहता है, जो आप ट्रिक बना के लिखिए उसको फिर बदलिएगा नहीं, वो ट्रिक वहीं पर लिख दीजिए, ताकि जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में दूसरी चीज आएगी, इसलिए उसको वहीं पर लिख दीजिए, ताकि जब जब आप रिवीजन करें वो तुरंत टप टप आपके दिमाग में आता रहे। और ये रिवीजन करके देख लीजिए बच्चों, आप गारंटी के साथ एक भी आपका गलत नहीं होने वाला है। ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, निरंतर पढ़ना है, ये भी बात है। बच्चों थोड़ा पढ़िए, आपके पास 24 घंटा है, आप 4 घंटा पढ़िए, 4 ही घंटा समय दीजिए, पर वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन पूरे लगन के साथ दीजिए। वहां पर फिर कोई और चीज याद नहीं होनी चाहिए। उस 4 घंटे में आप अपनी सारे 5 विषय पढ़ेंगे और कुछ तीसरा नहीं है। और आप साइंस वर्ग के बच्चे हैं तो 2-4 घंटा और दे दीजिए, थोड़ा आपका एक्स्ट्रा मैटर रहता है। साइंस के वर्ग के हों बच्चों, चाहे वो कला वर्ग के हों, पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के अलावा सफलता का दूसरा कोई मंत्र नहीं है। बस ये डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम से, किस तरीके से पढ़ते हैं। पढ़ाई तो सब करते हैं, देखिए कुछ लोग पढ़ते हैं वही चीज पढ़ते हैं 8 घंटा, लेकिन वो 70 अंक लाएंगे, और कुछ लोग पढ़ेंगे वही 3 घंटा 4 घंटा, वो 90 अंक ले आएंगे। तो इसका अंतर क्या है यहाँ पर, पढ़ता तो वो भी ज्यादा पढ़ा, कम कैसे ले आया। कब यहाँ आता है बच्चों कि कितने लगन से आप पढ़ते हैं, कितने नियमबद्ध होके आप पढ़ रहे हैं। और उसके बाद एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है आपको, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना। आता है पहले उसको लिख लीजिए, जो नहीं आता उसको भी लिखना है कुछ ना कुछ। जब आप निरंतर पढ़ेंगे बच्चों तो क्या बताइए क्या कोई चीज ऐसा छूटेगा। आप करके आजमा के देख लीजिए, 3-4-5 महीना है जो भी, इसमें आजमा के देख लीजिए एग्जाम देके, फिर आप कहिएगा। अब आगे चलिए बच्चों, ये आदि जो साहित्यकार हैं ने भी एक कहानी का लेखन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात इन्होंने कहानी लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों एक बार रिवाइज कर देते हैं आपको, यशपाल, इराचंद जोशी, उसके बाद में उपेंद्र नाथ आस्क, उसके बाद में विष्णु प्रभाकर हो गए, फिर बच्चों अमृत राय और रागे राघव, भीष्म साहनी, और क्या अमरकांत और संजीव, और क्या कहते हैं ये मैत्रेय पुष्पा, और मैत्रेय पुष्पा कहती हैं मैं हार गई ललमनिया से। उसके बाद में कृष्णा सोबती कहती हैं कि सिक्का बदल गया, और ये क्या कहते हैं उपेंद्र नाथ आस्क ने अंकुर रख रखा है कहाँ पर, पिंजरे में, वो पिंजरा पलंग पे रख दिया है। और यशपाल जो हैं ज्ञान अभिप्सत उत्तराधिकारी, ज्ञान अभिशप्त और उत्तराधिकारी, इन्होंने अपने उत्तराधिकारी को अभिशप्त ज्ञान दान कर दिया। जितना उनके पास अभिशप्त था, अभिशप्त बच्चों उतना उत्तराधिकारी को अपने क्या कर दिया, ज्ञान दान कर दिया। किसने, यशपाल ने। अब आहुति दे दी, किसने, कब दिया, इलाचंद जोशी ने कब दिया आहुति, दीपावली और होली में दिया। और कहाँ दिया, धूप रेखा में दिया। बस यही तो है। उपेंद्र नाथ आस्क ने पिंजरा, क्या कहते हैं, पिंजरे में रखे थे अंकुर, और पिंजरा पलंग पे रखे थे। विष्णु प्रभाकर आदि और अंत मेरा वतन, उन्होंने आदि अंत ही क्यों, मेरे वतन का आदि अंत आखिर क्यों होगा, आदि और अंत मेरे वतन का क्यों होगा। अब ऐसे लिख लीजिए बगल में। अब आपको तीनों आ गए, आदि और अंत, मेरा वतन, आखिर क्यों, विष्णु प्रभाकर। अमृत लाल नागर जो वो इतिहास की बातें लिख के बता रहे हैं, इतिहास की बातों को बता रहे हैं कि जो हमारे वीर शहीद होते थे उनके जो कफन तिरंगे में लिपट के आते हैं, या तिरंगे की तरह तिरंगे होते थे उनके कफन। फिर रागे राघव कहते हैं कि उनकी जो देवदासी थी बड़ी सुंदर थी, समुद्र के फेन के समान उज्जवल थी रागे राघव की देवदासी। आगे फिर भीष्म साहनी कहते हैं कि मैंने जो पहला पाठ था शोभा यात्रा, डायन का शोभा यात्रा ही निकाल दिया पहले ही पाठ में,
भीष्म साहनी ने। आगे अमरकांत कुहासा और मौत, मौत के नगर में अमरकांत जो थे ये मौत के नगर में गए, चारों तरफ कुहासा कुहासा था। फिर संजीव ने खोजा, क्या सोचा, हनुमान जी को याद किया और खोज लिया। संजीव ने क्या खोज लिया, प्रेत युक्ति खोज लिया। प्रेत युक्ति अर्थात प्रेत से मुक्ति पाने की युक्ति खोज ली। इस तरह से बच्चों याद कर लेंगे अपने सफरनामे में संजीव ने। मनु भंडारी, मैं हार गई, त्रिशंकु से त्रिनेत्र से कहती हैं मनु भंडारी मैं हार गई। मैत्रेय पुष्पा कहती हैं ललमनिया से कि गोमा हंसती है। कृष्णा सोबती कहती हैं कि अब सिक्का बदल गया, जमाने का सिक्का, नए जमाने का सिक्का बदल गया। इसी प्रकार से बच्चों आप याद कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो रोककर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों अब निबंध की तरफ चलते हैं, ज्यादा समय ले रहे हैं, इसमें समय लगता है बच्चों क्योंकि डिटेल आपको बताना है और ऐसा बताना है कि आपको बहुत समय तक याद रहे, जब तक आप अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लें। आइए बच्चों, निबंध क्या चीज है। निबंध की जो एस्से शब्द का पर्याय है, एस्से शब्द का पर्याय है निबंध। एस्से का अर्थ होता है बच्चों प्रयास करना, अर्थात किसी विषय के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास करना, हिम्मत करना, साहस करना। सामान्यतया निबंध का अर्थ है बंधन से बंधी हुई कोई वस्तु। निबंध बंधन से बंधी हुई कोई वस्तु। 4 प्रकार के, अब ये बंधन से बंधी हुई अर्थात किसी न किसी रूप में किसी सिस्टम से बंधा हुआ है, अर्थात 4 प्रकार का। जैसे वर्णनात्मक है, वर्णन दिया रहेगा। विवरणात्मक है, अर्थात विवरण करना रहेगा आपको। विचारात्मक है, उस पर विचार करना पड़ेगा, विचारणीय होगा। भावात्मक, जिसमें भावों की अधिकता हो। इस प्रकार से निबंध होंगे। उत्कृष्ट निबंधकार, अब यही सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। निबंध का नाम याद आ गया तो आप रामचंद्र शुक्ल को पहले याद कीजिए। इनका चिंतामणि है निबंध। निबंध संग्रह है बच्चों, ये ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है बच्चों। निबंध और निबंध संग्रह में अंतर है। निबंध कोई एक निबंध और निबंध संग्रह की बहुत सारे निबंधों का एक संग्रह, जो चिंतामणि शीर्षक से इन्होंने लिखा है, मतलब चिंतामणि शीर्षक है निबंध संग्रह का नाम, और उसमें बहुत सारे निबंध लिखे हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे आते हैं बच्चों अन्य निबंधकार। बाबू गुलाब राय, ठलुआ कलब। बताइए, बाबू गुलाब राय ठलुआ कलब में जाते थे। कहाँ जाते थे? ठलुआ में जाते थे। उनके जो वो ठलुआ कलम में जाते थे। सीधा ऐसे याद कर लीजिए, बाबू गुलाब राय जो थे कहाँ जाते थे? ठलुआ कलम में जाते थे। ये चतुर्सेन शास्त्री अंतःस्थल, चतुर्सेन शास्त्री अंतःस्थल। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र लिए हुए थे। सरदार पूर्ण सिंह क्या थे? मजबूर थे। उनकी मजदूरी और प्रेम कन्यादान में, उन्होंने कन्यादान करते समय बड़ा ही मजदूरी और प्रेम की बात कही। कन्यादान किया और क्या किया? कन्यादान के बाद मजदूरी और प्रेम की बात कही। फिर आगे संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, शिक्षा का उद्देश्य लिखा इन्होंने। डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या लिखा? ये सब निबंध है बच्चों। डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या लिखा? शिक्षा का उद्देश्य। अब संपूर्ण है शिक्षा, जो शिक्षित है वो संपूर्ण नहीं रहेगा बच्चों, कंप्लीटली संपूर्ण रहेगा। बस संपूर्ण शिक्षा संपूर्ण है, ऐसे लिख लीजिए। शिक्षा संपूर्ण है, शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण होता है, बस। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। हजारों हजार अशोक के फूल लगे थे। कहाँ? द्विवेदी के यहाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ अशोक के हजारों फूल लगे थे। ऐसे लिखो, याद कर लो बच्चों कि अशोक के हजारों फूल लगे हुए थे हजारी के यहाँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ अशोक के हजारों फूल लगे हुए थे। राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब। राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब। उसके बाद विद्या निवास मिश्र बच्चों, तुम चंदन हम पानी। जिसका विद्या में मन लग जाएगा, विद्या में जिसका निवास हो जाएगा, वो चंदन के समान शुद्ध हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे याद कर सकते हैं, विद्या निवास, विद्या हमेशा शुद्ध होती है, चंदन की तरह शुद्ध होती है। ऐसे विद्या हमेशा कैसा होती है? चंदन के समान, चंदन और पानी के समान एकदम शुद्ध होती है। बस चंदन और पानी याद हो जाएगा, तुम चंदन हम पानी। कुबेर नाथ राय बच्चों, रसाखेटक। बस ये याद करने का तरीका है और कुछ अलग से नहीं है बच्चों, अन्यथा ना लीजिएगा। बस इसको याद किसी तरह याद हो जाए, आ जाए दिमाग में, एग्जाम के टाइम में दिमाग में तुरंत आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहेंगी, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये। कई सारे ऑप्शन रहेंगे, दिमाग में आएगा नहीं। और आपने विद्या निवास, अब देखिए चंदन पानी, अब जो रिविजन करे रहेंगे बार बार, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अरे चंदन पानी, विद्या निवास अर्थात चंदन पानी किस तरह विद्या शुद्ध होती है। बस तुरंत लग गया, हो गया काम। कुबेर नाथ राय, रस आखेटक। कुबेर नाथ राय बच्चों रस आखेटक लिखे। हरिवंश, हरिशंकर परसाई, पगडंडियों का जमाना था। हरिशंकर परसाई के समय पगडंडियों का जमाना था।
कैसा पगडंडियां मतलब पहले सड़क कहाँ होती थी? पहले जमाने में, आज के 50-100 साल पहले, 50 साल पहले कहाँ होती थी ये रोड सड़क हर जगह जगह पर? तो क्या होता था, पगडंडियां होती थी। तो हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि पगडंडियों के जमाने के बारे में कौन बता रहा? हरिशंकर परसाई बता रहे हैं। आगे फिर आगे आपके धर्मवीर भारती बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारती साहब, ठेले पर हिमालय, उन्होंने ठेले पर हिमालय को रख दिया। किसने? धर्मवीर भारती, क्योंकि वो धर्मवीर थे इसलिए उन्होंने ठेले पर हिमालय को रख दिया। आगे नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बलकम खुद, नामवर सिंह जो थे डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर थे तो इसलिए बलकम खुद ही बलकम थे नामवर सिंह। रामधारी सिंह दिनकर, मिट्टी की ओर चलो। दिनकर कहते हैं कि जब दिन होगा, सुबह हो जाए, मिट्टी की ओर चलना। दिनकर कहते हैं दिन निकले मिट्टी की ओर चलो, अर्थात जहाँ मिट्टी, घास, पानी, खेत की ओर चलो। मिट्टी अर्थात खेत की ओर चलो। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं मिट्टी की ओर चलो। आज्ञे बच्चे त्रिशंकु, आज्ञे त्रिशंकु लिखे हैं, ये रट लीजिए अच्छा से। आइए बच्चों थोड़ा आलोचना को भी पढ़ लेते हैं, वीडियो आपका लंबा ना हो, कोशिश हम यही करेंगे बस। आइए बच्चों अब ये हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आलोचना से पढ़ेंगे, तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चीजें आपको निरंतर मिलती रहेंगी। जय हिंद बच्चों।